जीवन में छोटा हो या बड़ा, इंजीनियर हो या एमबीए, चाहे 6 क्लास में पढ़ रहा हो, 12th में या आईआईटी में, लाइफ में 3 चीज़ के ऊपर हम सब काम करते हैं। कुछ लोग हैं 1 चीज़ के ऊपर काम करते हैं, कुछ 2 के ऊपर, कुछ 30 के ऊपर। हमको काम कहाँ करना है पहले ये देखना है। हमको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी परेशानी निपटानी है। अपनी परेशानी समझते हैं? समझते हैं? अपने शरीर की परेशानी अलग वस्तु होती है और अपनी परेशानी अलग होती है। जब हमारी अपनी परेशानी निपटाने का हमको कोई साधन दिखाई नहीं देता है, हमारी परेशानी है जेलसी, हमारी परेशानी है हाइपरटेंशन, हमारी परेशानी है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमारी परेशानी है बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे एग्रेसिव हो जाना, हमारी परेशानी है बहुत ज़्यादा सोचना। ये हमारी खुद की निजी परेशानी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय, हासना, रत, राज, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। ये सब हमारी पर्सनल परेशानियां हैं। दुनिया में सबसे पहले किसी भी इंसान को अपनी परेशानी के ऊपर काम करना पड़ता है। पूछा धैर्य कैसे बढ़ाया जाता है? अगर आप ये बस छोटा सा संकल्प कर लें, जैसे किसी ने कहा था अभी पूर्व में कि पूत के लक्षण पालने में, तो मैं बताता हूँ कि पूत के लक्षण पालने में नहीं, मुख माटी में लिखा है पूत के लक्षण पालने में नहीं, माँ की आज्ञा पालने में लक्षण दिखाई देते हैं बंधुओं। वे माँ की आज्ञा क्या है? चाहे वो माँ जिनवाणी हो सकती है, गुरुदेव हो सकते हैं या फिर आपके गुरु हो सकते हैं, जो आपसे ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ में पेशेंस लेस नहीं होना, लेकिन हम होते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करते। हम अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि बचपन से हमको निग्लेक्ट तो बहुत बार किया जाता है, लेकिन हमको कोई प्रशंसा के रूप में बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में हमारे बड़े कभी नहीं देते। कोई बच्चा छोटा सा बताए कि आपकी मम्मा आपको क्या रोज बोलती, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तूने बहुत अच्छा काम किया। पिछली बार अपनी मम्मा से कब सुना था, अपने पापा से कब सुना था? तो पता चलता है कि मुझे याद भी नहीं है कि हमारे घर के लोगों ने हमारी प्रशंसा कब की थी। ये प्रशंसा नहीं मिलना सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है कि हम जिसके बीच में रह कर के बहुत सारा काम करते हैं, अब वो हमसे अच्छे से बात भी नहीं करता है, तो टेंशन बढ़ती है। सबसे पहले हमको अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम करने के बाद अपने शरीर के ऊपर काम करना है। ये हमारी अंदर की प्रॉब्लम है। जब हमें हाइपर टेंशन होता है, हमको जेलसी होती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, सही बताइएगा, जिनके मुख से थोड़ी सी बैड स्मेल आती है, जो खुद फील करते हैं कि हमारे मुंह से बैड स्मेल आती है? अगर मान लीजिए आप में से 10 लोग भी फील करते होंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बैड स्मेल आपके खाने से नहीं आती है, आपके सोचने से आती है। जब आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या अंदर ही अंदर रखे रहते हैं, तो वो ईर्ष्या की गंध आपके मुख से बैड स्मेल बन करके आती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, साधु परमेष्ठी होते हैं, वो कभी ब्रश मंजन तो करते नहीं है, लेकिन उनके मुख से बैड स्मेल नहीं आती है। फ्रेग्रेंस आना नहीं आने एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके मुख में बैड स्मेल जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि आप अंदर ही अंदर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। और यही ईर्ष्या स्टार्टिंग में बैड स्मेल में मुख में आती है, फिर धीरे धीरे ऑर्थोराइटिस के रूप में चली जाती है। ऑर्थोराइटिस का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि एक अस्वीकाराक्ति का भाव होता है कि हम किसी चीज़ के साथ जी तो रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जब हम किसी चीज़ के साथ रेगुलर सर्वाइव करते हैं और हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में ऑर्थोराइटिस के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए। अगर अपने ऊपर के काम से आप मुक्त हो जाते हैं, तो फिर अपने शरीर के ऊपर काम करिए। शरीर के ऊपर क्या काम करना है? मुझे शरीर के लिए जो एक चीज़ें चाहिए हैं, इसको मेंटेन करने के लिए जो हमें वातावरण बनाना है, पहले चाहिए एजुकेशन अपने लिए, फिर चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन अपने शरीर के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन और एजुकेशन में अंतर हो गया। फाइनेंशियल एजुकेशन है जिसको आप
हिंदी में अर्थकारी विद्या कहते हैं, जिससे पैसा मनी आता है और मनी से आपको सुविधाएं मिलती हैं और सुविधाओं से आप सुख की अपेक्षा करते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्ट तो ले आते हैं। आपके पास बल्क में इतना पैसा होगा, कभी बहुत सारे लोग इस बात को महसूस भी करेंगे, जो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, उनको अब घर की नहीं एक गोदाम की ज़रूरत पड़ गई है। उनके घर में सामान रखने के लिए जगह नहीं बची है, तो वो सोचते हैं कि काश घर थोड़ा सा और बड़ा होता। तो सुविधाएं तो बहुत इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन उसके बीच में भी जाने के बाद जब किसी की प्रशंसा नहीं मिलती है, जब घर में कोई अच्छे से चाय ऑफर नहीं करता है, जब सोने के लिए नहीं पूछता है, कब कोई टेंशन नहीं पूछता है, कोई अच्छे से बात नहीं करता है, तब समझ में आता है कि आप पुरुषार्थ से पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सुख इकट्ठा नहीं कर सकते। आपको किसी भी सामग्री का, अर्थकारी विद्या का लास्ट आउटपुट है कि आप अंदर अपने अंदर एक सुख महसूस करें। कितने लोग महसूस करते हैं? अच्छी बिल्डिंग बन जाएंगी फिर रहेंगे, बिल्डिंग बनवा ली, लेकिन जिसके साथ रहना था अब वो हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। अकेले थोड़ी रहेंगे, किसी के साथ ही तो रहेंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए, अपने क्रोध के ऊपर, अपने मान के ऊपर, अपनी माया के ऊपर, अपने लोभ के ऊपर, अपनी आक्रामकता के ऊपर, अपने सत्य के ऊपर भी काम करना सीखिए। सत्य के ऊपर काम करना सीखिए कि आप जो हैं उसको स्वीकार तो करिए, क्योंकि अपन सब जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपन सबका नो हाउस अलग अलग है, हम सबकी अपनी अपनी बैकग्राउंड, बैक सपोर्ट बिल्कुल अलग अलग है, हम लोग का आपस में पढ़ाने का विज्ञान, पढ़ने का विज्ञान बिल्कुल अलग अलग है, हम लोगों का टैलेंट अलग अलग है, हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग है, हमारी हर चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन हमारी अंदर की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हमने कभी अपने ऊपर काम नहीं किया। हम डायरेक्टली जो है अपने फिजिक के ऊपर आ गए, शरीर के ऊपर काम करना है, इसकी सुविधा के लिए पैसा इकट्ठा करो। तो 10th क्लास में मेरे साथ खुद ये घटना घटी थी, मुझे आज भी याद है। 94 में मैंने 12th पास कर लिया था, मतलब 92 में मैं 10th क्लास में था। अब जब 10th क्लास में था, मैं अपने जीवन का जुड़ा बिल्कुल विषय है कि मेरी पूरी क्लास एक साथ जंप कर रही थी। 8, 9, 10th में आए। 10th तक पढ़ते समय मुझे कुछ लगा नहीं कि कुछ खास पढ़ाई हो रही है। 10th में अचानक मुझसे पहला डिसीजन पूछा गया कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जब पहली बार मुझसे पूछा गया कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो मेरा अंतर्मन तो बच्चा था, भले मैं पढ़ते पढ़ते 10th क्लास तक पहुंच गया, मैं डिसाइड नहीं कर पाया मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या लेना चाहिए। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी घटी हो कभी लाइफ में कि 10th में आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना है आपने कभी खुद डिसाइड नहीं किया होगा। तो आपने काउंसलर के पास गए होंगे या पापा से पूछा होगा, तो पापा ने बोला होगा कि बेटा मैथ ले लो या साइंस ले लो या बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो। माता पिता डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन हमसे जब पहली बार पूछा गया उस समय मुझे बताने वाला कोई काउंसलर मेरे पास नहीं था। मैंने देखा कि मेरी जिस क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ 20 सेक्शन था, तो 20 सेक्शन वाले जितने थे वो सब एक साथ बायोलॉजी में जंप कर गए। ए सेक्शन वाले जितने थे वो सब मैथ में जंप कर गए। 2 ही सब्जेक्ट थे, मैथ और बायोलॉजी, कॉमर्स था नहीं वहाँ पे, तो 2 में से एक ही चूज़ करनी थी। तो ऑब्वियसली जो हमारा ग्रुप चूज़ कर रहा था वो हमने भी चूज़ कर लिया, तो बायो सेक्शन ले लिया। अब जब 12th क्लास में पहुँचे तब समझ में आया कि बायो सेक्शन लेकर के बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि बायो सेक्शन लेने वाला MBBS होता है, डॉक्टर होता है। फिर अगर मान लो ये MBBS और डॉक्टर नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर सीधे DMLT के कोर्स करता है, मतलब पैथोलॉजी टेस्ट करेगा, वो किसी की लैट बात साफ करेगा, थूकेगा, उठाएगा, उसको बहुत ज़्यादा खोजबीन करेगा। अगर मान लीजिए आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ है, MD में सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर आप सीधे DMLT में आ जाते हैं या फिर आप BDS चॉइस करते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमको 10th में पहली बात तो कोई बताने वाला नहीं था, और 12th में जाते जाते जब हमने सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया तब तक हमारी ज़िंदगी के 2 साल निकल चुके थे। उसके बाद एक तो लाइफ का एक गोल्डन चांस था कि गुरुदेव लाइफ में मिल गए और पूरा का पूरा मूवमेंट चेंज हो गया। जो सिलेबस कभी नहीं पढ़ा था, आज पिछले 22 सालों से वो सिलेबस पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। एक गोल्डन चांस था। लेकिन ये जो मेरे साथ घटना घटी, ऐसा गोल्डन मूवमेंट लाइफ में सबके नहीं आता है ना। सब लोग तो अंदर ही, बच्चे हैं तो घर के अंदर ही रहते हैं। तो आपको 10th क्लास में क्या चूज करना है ये आपको कैसे पता चलेगा। और आप बायोलॉजी लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आप मैथ लेते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं जिसको आप अपने शरीर के लिए लेते हैं, अपने लिए नहीं, अपने शरीर की व्यवस्था के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो 10th क्लास के बाद बंद हो जाती है एजुकेशन। 10th क्लास के बाद फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट होती है।
कि वो आपको, जब आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो ऑब्वियसली आप कोई डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, या फिर आपको मैनेजमेंट में जाना है, या फिर MBA करना है, या CA CFA करना है। तो 10th क्लास से एजुकेशन तो बंद हो गया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं आपको पता तो नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं, बस हो गया। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ, क्या आपने या आपके बच्चों ने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि कोटा में, जैसे किसी ने कहा, अभी रमेश जी कह रहे थे कि वो कोटा जो है वो एजुकेशन फैक्ट्री है, एक्चुअल में फैक्ट्री है, वो हब है इतना बड़ा कि दुनिया भर के जितने भी नहीं करने वाले बच्चे हैं वो वहाँ पे बैठ करके एक साथ एंजॉय करते हैं। जिनको कुछ नहीं करना है वे सारे बच्चे कोटा में एक साथ जाके एंजॉय करते हैं, अपने पापा से रोज हर महीने 5,000 6,000 रुपये लेते हैं। आप जाकर के देखिएगा कोटा में एक्चुअल में उन बच्चों के कारण बहुत सारी दूसरी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। हॉस्टलिंग डेवलप हो रही है, पिज़्ज़ा बर्गर के रेस्टोरेंट डेवलप हो रहे हैं, कोई बहुत अच्छे पान मसाले गुटखे की दुकानें डेवलप हो रही हैं, वहाँ का ऑटो में बहुत बड़ा एक वो आ गया है, वहाँ का साइकिल मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, वहाँ पे रहने वाले लोगों में जो पीजी हैं, पीजी वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में 2 कमरे को बेड फिनिश करते हैं और डेवलप हो रहे हैं। एक्चुअल में कोटा में डेवलपमेंट कोटा के अंदर हो रहा है कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने समझदारी दिखाई है कि बाहर से आने वाले पैसे का हम यूज़ कैसे करते हैं। और वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे 18-20 साल की उम्र में, जब मैंने पिछली बार अभी इंदौर ही गया था तो मैंने देखा था एक इंस्टीट्यूट में जाकर के, कॉटेल एकेडमी में गया मैं सुबह 6:30-7 बजे, तो वहाँ के टीचर्स वगैरह ने मुझे बताया, बोले महाराज जी बच्चे ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, वे ही डिसाइड करते हैं। आपको, आप लोग रहते हैं, आप लोग को माहौल पता होगा कि बच्चे ग्रुप में आते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, खुद बार्गेनिंग करते हैं टीचर से कि हम आपको 15,000 देंगे, 17,000 देंगे, 18,000 देंगे। और किसी भी टीचर को कोई भी अधिकार नहीं है कि पीछे मुड़ के देखने का कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसका काम है अपना सिलेबस सही कराया, पीछे देखा, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपना एंड्रॉयड चला रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो दुनिया भर के मिडिल क्लास के जो बिजनेस सेक्टर के बच्चे हैं वो एक साथ कोटा या फिर रायपुर, दुर्ग, भिलाई या फिर भोपाल, MP नगर, जोन 2 का पूरा एरिया देख लीजिएगा आप, हॉस्टल से भरा हुआ है। छोटी सी ज़मीन मिलती है, आदमी 4 माले का सीधा सीधा हॉस्टल खड़ा करता है। बोले क्यों? दुनिया भर से बच्चे आ रहे हैं। और वो बच्चे, आप शाम के समय आप DB मॉल के बाहर का स्पेस देखिएगा जहाँ बेहतरीन फ्रीक्वेंसी वाला वाईफाई फ्री मिलता है। फ्री वाईफाई के चक्कर में वहाँ पे एक स्पॉट बना दिए गए हैं। चतुर्मास किया था मैंने 2016 में, तब मैं जाकर के देख के आया। सुबह सुबह जब हम लोग जंगल जाते थे, बच्चे फ्री वाईफाई जोन में जाकर के और 24 घंटे मूवी अपलोड करते हैं और अपने पापा का और अपने परिवार का गोल्डन टाइम बर्बाद करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं। और वहाँ पर 5 साल, 3 साल, 4 साल एंजॉय करने के बाद वो वापस अपने घर लौट जाते हैं। उनसे पूछा कि ऐसा करके क्या मिलेगा और तुम ऐसा कैसे करते हो? एक बच्चा बहुत अच्छी बात कहता है कि मुझे मेरा बैक सपोर्ट पता है कि अगर मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी तो मुझे मेरे पापा की कपड़े की दुकान तो मिल ही जाएगी। तो जब तक आपके दिमाग में बैक सपोर्ट है तब तक आप इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमको ये भी देखना है, अभी एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण दिखाता हूँ। MP गवर्नमेंट ने अभी 2 साल से सब इंस्पेक्टर की एक पेपर एग्ज़ाम निकाला। तो जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करते हैं, आपके साथ कितना बड़ा एक ब्लंडर होता है, आपको दिखाता हूँ एक आइडिया में, आप देखिएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने आपके लिए एक फॉर्म, आपके मतलब इंटरव्यू के लिए कोई फॉर्म लिया, या फिर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अंदर लेने के लिए कोई फॉर्म लिया। फॉर्म की कीमत कितनी? मात्र 500 रुपये, ज़्यादा बड़ी नहीं, 500 रुपये में फॉर्म ले लिया। लेकिन फॉर्म भरने वाले कितने? तो पता चला 20 लाख लोगों ने एक साथ एक सेंटर में 500 रुपये दिए। अब 20 लाख लोगों ने एक सेंटर में 500 रुपये दिए, तो वो सेंटर वाले के पास 20 लाख लोगों का 500 रुपये इकट्ठा करके उसके पास कितना पैसा आ गया? करोड़ों रुपए। मतलब 100 करोड़ से ऊपर की, 200-250 करोड़ से ऊपर की राशि जो है उस सेंटर वाले के पास आ गई। आप ऐसे कितने फॉर्म, SSC वाले हैं या फिर HSC वाले हैं या फिर वन विभाग वाले की भर्ती निकलती है, कभी आपकी सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है, कभी 1500 रुपये का फॉर्म है, कभी स्कूल का एडमिशन के लिए आप 2000 रुपये का फॉर्म देते हैं। आप देते हैं
उस समय जब आप अकेले थोड़ी भरते हैं, 20 लाख लोगों ने कोई फॉर्म भरा, उसमें से भर्ती होने वाली है मात्र 300, मतलब 300 लोगों को उनको जॉब देनी है बस। अब 20 लाख लोगों से 500 रुपए लेकर के 200 करोड़ रुपए अंदर करने के बाद मात्र 20 करोड़ रुपए का ब्याज भी अगर वो देता है तो 300 लोगों की जीवन भर की सैलरी फिक्स हो जाती है। इसके बाद 180 करोड़ रुपए कहां जाता है? कभी सोचा है किसी ने? हम छोटी छोटी बात को ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। जब भोपाल में थे तो हम रोज कुछ नई चीज सीखने का प्रयास करते थे, जाते थे तो कुछ अलग, लौट के आते थे तो कुछ अलग। एक बार देखा कि वही डीबी मॉल के बाहर जो है, वहीं पर जो है आपका पासपोर्ट ऑफिस भी है, तो डीबी मॉल के अंदर ही पासपोर्ट ऑफिस है बंद, वो मैंने देखा। तो वो पासपोर्ट ऑफिस में भी मैंने देखा कि लोग बाहर आकर के इतनी बड़ी लाइन लगा करके बैठे रहते हैं और सिर्फ वाईफाई एंजॉय करते रहते हैं। अब ये बच्चे हैं, आप सोचिए कि आपने उस कंपटीशन के लिए अपने पिताजी का सिर्फ 500 रुपये तो दिया है, लेकिन आपका 500 रुपये जब एक जगह सेंट्रलाइज होता है तो उसके पास कितने बड़े पावर आ जाते हैं, कितना बड़ा पावर आ गया। सोचिए 200-250 करोड़ रुपए उसने एक साथ कमा लिया। मैंने हिसाब नहीं लगाया है, आप हिसाब लगाइएगा, और सिर्फ 300 लोगों की वैकेंसी है। तो एक सीट के पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं, कभी इसका पहले आप एक खाका खींच लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, एमबीए की फील्ड्स में जाना चाहते हैं। जितने भी, मान लीजिए सिम्बायोसिस में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, दिल्ली कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके जो हाइपर कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है, तब आपका वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू कभी पता किया है? एक इंजीनियर सामान्य से किसी यूनिवर्सिटी से बीई करके निकल गया, बीटेक करके निकल गया, उसको कितने की जॉब मिलती है? 3.5 का पैकेज, स्टार्टिंग में 2.8 का या फिर 2.4 का पैकेज, 2,40,000 रुपये जिसको कहते हैं, 2.4, 2,40,000 रुपये साल का। एक दिन का कितना है थोड़ा सा निकाल लीजिए, समझ में आ जाएगी बात कि महाराज इससे ज़्यादा तो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैं दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप वो काम करिए जहां पर कंपटीशन 1000% ना होकर के मात्र 2% है। 2% कंपटीशन कहां पर है? आपको एक उदाहरण दिखाऊं, यहीं बैठे बैठे आपको दिखेगा। जैसे ये जो एक इवेंट मैनेज किया गया है, इस इवेंट को मैनेज करने वाला जो ये पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करके खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति के पास एक मतलब इनोवा कंपनी की 40 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे क्या है उसके पास कि उसने अपना खुद थॉट बनाया, प्रोड्यूस किया, उसने समोशन बनाए, उसने बड़ा समोशन बनाया, उसमें उसने पूरा स्टेब्लिश किया, उसने देखा कि मार्केट में एक्चुअल डिमांड क्या है। अब वो व्यक्ति जहाँ से ये कार्यक्रम खत्म करेगा, उसका बैक टू बैक 5 दिन बाद दूसरा कार्यक्रम है, फिर एक तीसरा कार्यक्रम है, फिर एक चौथा कार्यक्रम है। कभी इंदौर में है, कभी भोपाल में है, कभी आगरा में है, कभी दिल्ली में है, कभी बेंगलोर में है। उससे पूछते हैं आप घर वापस कब पहुंचते हैं? बोले घर हम तब जाते हैं जब हमारी डिक्की में पैसा रखने की जगह खत्म हो जाती है, उसके बाद हम घर जाते हैं, इसके पहले तक हम घर नहीं जाते। तो हमने उनसे पूछा कि एक बार में जब घर जाते हो तो कितना दे करके आते हो? बोले वो जो गिनती है अभी तक मैंने उससे पूछा नहीं है, बस मुझे ये पता है कि मेरे 10, 20, 50 एकड़ के ऐसे 10-20 खेत हो चुके हैं। कुछ दुकानें थी 1-2 तो वो 5-7 में बदल गई हैं, कुछ मकान थे वो कई किराए के मकानों में कई सारे बदल चुके हैं। पहले मेरी पत्नी 18 कैरेट गोल्ड की एक अंगूठी पहनती थी, लेकिन अभी उसके गले के हार में जो एक बीच में मेडल लटका हुआ है वो ही सिर्फ 50 ग्राम का है। तो मैंने कहा सिर्फ इतने से हो जाता है? तो बोले इतने से बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन कहाँ पे नहीं है? आप आंख से देखिए, क्या जबरदस्त चीज है। आप देखिए कि देखने समझने की बात है कि पीछे आपके 4 कैमरे लगे हैं। इन 4 कैमरे में जो कैमरामैन्स हैं, इनकी लाइफ में कोई कंपटीशन नहीं है। ये जिस दिन बोलने 50,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना इवेंट मैनेज कराना है। इवेंट मैनेजिंग के मामले में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब ये सोचने की बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के मामले में उनके पास एजुकेशन तो नहीं है, लेकिन वो डेवलप बहुत हैं। वो इतने डेवलप हैं
कि हमको उनकी हर चीज़ को मानना ही पड़ता है। मान लीजिए टेंट लगाने वाला व्यक्ति है, इस टेंट लगाने वाले व्यक्ति ने एक बार का इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम का, उससे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया होगा मैक्सिमम, लेकिन इसका आउटपुट में क्या निकालेगा, ये कितनी बार निकालेगा? बोले जब तक लोहा गल करके टूट नहीं जाएगा तब तक उसका लोहा हमेशा उसको पैसा दे रहा है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, उसके पास उस फील्ड में वो काम कर रहा है जहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, या 2% का, 4% का या 6% का है। 6 लोगों को मैनेज करना और एक सीट के लिए 60,000 लोगों को मैनेज करने में कितना अंतर हो गया, आप बताइए। स्किल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग पढ़ने से नहीं आता है बंधु। स्किल डेवलपमेंट इस चीज़ से आता है कि आप अपने आसपास के एरिया में ऑब्जर्वेशन करिए कि लोअर स्टैंडर्ड के लोग, जिसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें हम अपना मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप एक इवेंट मैनेजर होते, तो इवेंट मैनेजर को बैक टू बैक कितने काम मिल सकते हैं, कभी आपने सोचा है? कितने? इतने कि वो कभी मैनेज नहीं कर सकता। जब इसी इवेंट को मैनेज करने के लिए हमने जब दूसरे किसी इवेंट मैनेजर से कमेटी के लोगों ने बात की, तो वो कहता है भैया मैं इतना करते हुए थक चुका हूँ कि अब मैं कोई इवेंट करूँगा नहीं, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। और वो रेस्ट भी कैसा है कि वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है, सिर्फ ऑर्डर्स यहाँ से वहाँ करता रहता है। जहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके के इवेंट मैनेजिंग में, चाहे आपका साउंड सिस्टम हो, चाहे आपका वो कैमरामैन हो, चाहे वो आपका टेंट लगाने का काम हो, ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसके मामले में दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है और मार्केट स्कोप 100% ज़्यादा है। पहले लोग उसमें जाते थे, मतलब कोई भी चीज़ है न्यूज़ चैनल्स में दिखानी है। आज OTT का प्लेटफॉर्म आ गया है सामने। आज आप खुद देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब ने आदमी को इतना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है, खुद पैसा कमाता है। बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए। कितने सारे ब्लॉगर्स हैं कि वो जब खाने का ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं इस लाइफस्टाइल में कि जो आपका पूरा माइंड डाइवर्ट करने का ब्लॉगर्स करते हैं। उनका एक ट्वीट सीधे 5 घंटे के अंदर 20 लाख से 25 लाख तक जाता है, और सिर्फ एक स्पीच का उस सामने वाले व्यक्ति को घर बैठे 10-10 लाख रुपए सिर्फ यूट्यूब दे देता है बंदा। अगर आपके पास टैलेंट है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं या फिर आप ज़मीन से जुड़े लोग हैं, तो अपनी आंखों को खोल करके सूक्ष्म दृष्टि से इस बात का अन्वेषण करिए कि एक्चुअल में आज की डेट में मार्केट डिमांड क्या है। और जैसे ये बाहर जा कर के आप कोटा चले जाइए, आप किसी भी एजुकेशन सेक्टर में बाहर जा कर के जब आप इंजीनियरिंग करते हैं, BA करते हैं, CA CFA MBA करते हैं, तो आप देखिए कि कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है कि एक अच्छे प्रोफेसर को प्राइवेट कॉलेज में 14,000 रुपये मिल रहा है। अधिकतम हुआ तो 17,000 रुपये दे दिया। उससे बोला मैम इतने में मेरा नहीं बनता है, तो मतलब तो आप जा सकते हैं ना भैया, हम दूसरा ले आएंगे, हमारे पास तो भीड़ है। क्यों? क्योंकि एक सीट के पीछे 6,000 लोग हैं, लेकिन इस सीट के पीछे कोई भी लोग नहीं है। कोई भी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट करिए, कैमरा मैनेजमेंट करिए, थंबनेल मैनेजमेंट करिए, आप माइक मैनेजमेंट करिए, आप इतनी सारी कितनी फील्ड है कि जहाँ पर हर चीज़, कितने सारे लोग हैं कि वो जो कहते हैं ना कि लड़का बहू बस आपका, बाकी सब दूल्हा दुल्हन तुम्हारा, बाकी सब हमारा। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए लोग हैं। ये कुछ नहीं करते हैं, इनके पास कनेक्शन, इनके पास संबंध इतने ज़बरदस्त होते हैं बंधु। और इसकी शुरुआत के लिए किसी बहुत बड़े प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से एजुकेशन की या मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए अपने खुद के टैलेंट को ग्रोथ करना पड़ता है। एक्चुअल में इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा ताली अच्छे से बताइए, मुझे भी समझ में आया कि मैं सही बोल रहा हूं। फिर अब आपको ये देखना है कि आप उस बात को तह तक जाएंगे तो आपको सही में लगेगा कि महाराज जी ऐसा हो रहा है। जब आप परंपरागत व्यवसाय को अपनाते हैं तब आपका डेवलपमेंट किस उम्र में होता है, और जब आप CA CFA या MBA CA या डॉक्टर बनते हैं तब आपका इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट आपके शरीर का किस उम्र में होता है, वो उम्र का फ़र्क देखिए। मान लीजिए आपके पिता की एक कपड़े की दुकान है, तो पिताजी ने 6 क्लास के बच्चे से आधे घंटे के लिए कपड़े की दुकान में बैठाया, बोले बैठो हम थोड़ा खाना खा के आते हैं। उसी समय जब 6 क्लास का बच्चा आधे घंटे के लिए दुकान में बैठा है
उसका MBA वहीं पे स्टार्ट कर दिया उसके पिता ने। तुमको कुछ करना नहीं है, बैठो बस। अब वो बैठे बैठे देखता है, गिरता है कि मेरी दुकान इतनी चौड़ी है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 45 50 अलमारियां हैं। एक अलमारी में 50 खंदे हैं, एक खंदे में हमारे पास जो है वो 20 पैकेट्स रखे हुए हैं। फिर वो कभी धीरे धीरे बैठ करके हिसाब जुड़ाता है, बताता है पापा अपनी एक तरफ की अलमारी में 4000 पीस रखे हैं। पापा ने पूछा नहीं था, बच्चे ने बता दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने दुकान में उसको छोड़ा, उसका अलग से एक सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप को डेवलप करता है धीरे 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 धीरे। और एक दिन बच्चे को समझ में आ जाए कि ये पीस 100 रुपए का है और 130 रुपए का बेचने पर 30 रुपए बचते हैं, उस दिन से बच्चे की एजुकेशन खत्म हो जाती है और वो एक सफल बिजनेसमैन बनना शुरू हो जाता है। जब 6 क्लास के बच्चे को, जिसकी उम्र 12 साल की होगी, अगर मान लीजिए 4 साल तक उसके पिता रेगुलर ऐसा करते हैं, तो 16 साल की उम्र में एक अच्छे किसी भी शॉपिंग मॉल को चलाने वाला एक बहुत अच्छा MBA स्टार्टअप तैयार हो चुका होता है। और वो अपने परंपरागत व्यवसाय को अपना करके 16 वर्ष की उम्र में पैसा कमाने वाली एक बहुत अच्छी कंपनी खुद अपने आप में बन चुका होता है। और ये मेरे साथ मेरा एक मित्र था बचपन में, स्कूल में हम लोगों को फ्राइडे क्लोज कहा जाता था अपनी लाइफस्टाइल में। एक राजेश डोडवानी थे, सुंदर एजेंसी करके वहाँ पे दुकान थी जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे। तो हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती थी दुकान जाने से, दुकान में बैठते थे। तो फ्राइडे के दिन दुकान बंद रहती थी, तो फ्राइडे के दिन स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाते थे तो हम लोग का नाम रख दिया गया फ्राइडे क्लोज्ड। तो जब भी सर हमको देख लें स्कूल में 11th या 12th में, तो बोलते हैं हाँ आज शुक्रवार होगा इसलिए जैन आया है। तो हम बसते थे। हमने कहा सर बात तो सही है। और उसके पहले भी, और उसमें भी क्या होता था, कभी कभार शुक्रवार को दिन मान लो कभी लाइन में जाना पड़ गया वसूली करने के लिए, तो वहाँ से पूरा अमरकंटक, अनूपपुर, जैताहारी, कोतमा, यहाँ पूरा एरिया में जब लौट करके शाम को आते थे तो वो शुक्रवार भी चला जाता था। और एक शुक्रवार चला गया तो सीधे 15 दिन बाद स्कूल में शक्ल दिखाई देती थी। 12th क्लास की कंडीशन थी हमारी, 11th 12th की। तो सर ने नाम रख दिया हमारा फ्राइडे क्लोज। हमारे साथ वो एक जो मित्र था राजेश डोडवानी करके, तो उसका भी यही हाल था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में उसको बैठना पड़ता था। फिर ऐसा करते 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 कैसे तैसे ले दे के कुछ भी करके, बैक सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त था हमारा, मतलब हमारी फैमिली जो थी स्कूल की वो बहुत अच्छी थी। लोग चाहते थे कि अगर जैन तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ रहने में अच्छा नहीं लगेगा, तो एक काम करते हैं तुम्हारा पेपर हम लिख देते हैं। तो हमने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो लोगों ने सपोर्ट दिया, अपना काम हो गया, अपन निकल आए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग 10th क्लास के बाद बहुत कम स्कूल गए हम दोनों। 12वीं क्लास में आते आते उसने एक बजाज का शोरूम खोला, छोटा सा शोरूम था बजाज का, कंपनी स्कूटर्स बिकते थे उस समय। फिर मोपेड पे आया, फिर धीरे धीरे उसने अपने शोरूम डेवलप करना शुरू किया, तो एक वहाँ पे बेहतरीन शोरूम खोला। अब सिर्फ 20 साल की उम्र में वो पूरे MP के अंदर रिकॉर्डेड स्कूटर बेचने वाला सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। 22 साल की उम्र में मात्र बंद हुआ। उसके बाद जाकर के पूछा तो बोले क्या हुआ, तो बस उसने कहा कि देखो जैन, पढ़ने लिखने से तो कुछ नहीं होता, एक बात तो पक्की है कि इस तरीके से काम करने से बहुत कुछ होता है। और एक परंपरागत व्यवसाय को बनाते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए जो स्किल डेवलपमेंट 12th क्लास के स्टूडेंट का होता है, या फिर छोटी उम्र में परंपरागत व्यवसाय को अपनाए वाले वालों का होता है, वे लोग CA CFA और MBA करने वाले, एक डॉक्टर, सफल डॉक्टर तैयार होने में 31 साल की उम्र लगती है। 31 साल के बाद एक पेशेंट का 600 रुपये मिलता है। उसमें भी मार्केट में इतना कंपटीशन रहता है कि अगर आपने MBBS किया है तो आप कचड़े ही हैं। जब तक आप किसी भी मार्केट फील्ड में, जब तक आप DM नहीं कर लेते हैं, MD की कीमत खत्म हो गई बंधु आजकल। अब DM चाहिए, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन चाहिए, उसके बाद कोई आपके सामने खड़ा होता है। उस समय तक किसी एक स्वस्थ युवा की 31 साल की उम्र जा चुकी होती है। अनुभव के बहुत सारे वर्ष सिर्फ एजुकेशन में निकल चुके होते हैं। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव, तरंगे, कुछ इमोशंस कोई बाकी नहीं रहता, सिर्फ वो पैसे कमाने की फैक्ट्री बन जाता है बंदा। कितना बड़ा लॉस है ये हमारा। और इसी तरफ आप इंजीनियर को देख लीजिए कि मान लीजिए उसने सिंपल कॉलेज से, किसी भी लोकल कॉलेज से कोई MBA मतलब आपका इंजीनियरिंग कर ली है, BA BTech कर लिया हुआ है, तो वो सिर्फ 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, बहुत जोर मारा तो 12,000 रुपये में वो क्या करेगा, 14,000 रुपये में जिस स्कूल से पढ़ा है उस स्कूल में पढ़ा सकता है, बस वो इतना कर सकता है।
और इसी को वहाँ पे लोकल कॉलेजेस में फैकल्टीज़ कहा जाता है। इंग्लिश के 4 शब्द आने का मतलब आप सफल नहीं हो गए, लेकिन स्किल डेवलपमेंट ये छोटे छोटे लोगों से हमको देखने और समझने की ज़रूरत है कि जो छोटी छोटी जगह पर बैठ करके बल्क में पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए, हमने ये नहीं कहा कि अभी आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने शरीर के ऊपर काम करने के लिए कोटा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर के ऊपर काम करने के लिए आपको अपने दिमाग का कोटा खाली करने की ज़रूरत है कि हम गुरुओं की भाषा सही समझ सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसका फ़ायदा बताते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? मान लीजिए आपने अपना प्रोडक्शन स्किल्स खुद कुछ स्टार्ट किया। मान लीजिए जैसे लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छे पेंटर हैं तो पेंटिंग करिए। अभी यहीं का लेटेस्ट मुझे समझ में आया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री का एक मुझे फोटो पिक्चर ऑयल पेंट में बनवाना था। उसके लिए ये केसी जैन साहब तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में एक बेहतरीन पेंटर्स को मैंने ऑर्डर दिया कि आप वहाँ पे गुरुदेव का एक पेंटिंग बना दीजिए। तो उन्होंने पेंटिंग बना के आज ले भी आए हैं, वो पेंटिंग यहाँ पर आ भी गया है आज। अब उसकी कॉस्ट वो वहाँ पे बैठे बैठे ले रहा है। अगर आपके पास पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप किसी कौशल विकास में, किसी कला में अपना महारत हासिल करिए। हो सकता है आपके गले में कोई बहुत अच्छा कुमार सानू या लता मंगेशकर बैठी हो सकता है आपके हाथ में कोई पिकासो बैठा हुआ हो सकता है आपके हाथ में कोई मिस मैरिजम दिखाने वाला कोई पीसी सरकार बैठा हो, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अपने घर के अंदर जो है वो बहुत सारे ट्रक खरीद रहा है तो हमको उसको इंजीनियरिंग ही करानी है। हमको उसका मोटिव चेंज करना है। हमको माता पिता का कर्तव्य है सबसे पहले अपने बच्चे का सेल्फ ऑब्जर्वेशन घर के अंदर रह करके वो खुद करे कि हमारा बच्चा हाइपर है कि एवरेज है। माता पिता का पहला कर्तव्य है, टीचर का तो सेकेंडरी कर्तव्य है। आपका बच्चा आपके साथ घर में रहता है, कितनी देर मस्ती करता है, कितनी देर टीवी देखता है, कितनी देर गैजेट्स में रहता है, कितनी देर जो है वो वायर एजुकेशन को स्वीकार करता है और कितनी देर पढ़ता है, ये सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन करने वाले होते हैं माता पिता। माता पिता का काम है कि सबसे पहले बच्चे का ऑब्जर्वेशन करके बच्चे का एक बिलिंग निकाल दें, एक उसको पहले वो मार्क्स दें कि मेरा बच्चा एजुकेशन सेक्टर में एवरेज है। एवरेज मतलब 30 to 50, नॉट 55, नॉट 60, नॉट गुड ए सेकेंड, ओनली सेकेंड, इसको एवरेज कहते हैं। फर्स्ट डिवीजन वाले एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आ गए। तो मेरे अपने जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव है बंधु, मुझे बोलने में संकोच नहीं होता क्योंकि मैंने सत्य को जिया है। मेरे पिताजी ने मेरा ऑब्जर्वेशन कर लिया। वो मुझसे क्या कहते हैं, मुझसे कहते हैं देखो अगर तुम फेल हुए तो हम तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा देंगे और उसी दिन से तुमको दुकान में बैठना पड़ेगा। तो हमने अपने अंदर बोला थैंक गॉड, पापा ने कहा है कि तुम 3rd डिवीजन पास हो मतलब तुम पास हो, अब मुझे 2nd भी नहीं लाना है, मुझे 3rd में मैं खुश हूँ। उस समय से मेरा एजुकेशन का जो प्रेशर दिमाग में था वो फिनिश हो गया। फिर मैंने क्या सोचा कि मेरा 55% भी आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने जितनी बार मेहनत करी है सिर्फ 60% के लिए करी और हर बार मैं 2nd आता रहा और निकलता चला गया। सबसे बड़ी बात थी कि दिमाग में जो कंपटीशन क्रिएट करने वाले लोग होते थे उन्हीं ने मुझे कंपटीशन के प्रेशर से बाहर कर दिया। उन्हें पापा ने ऑब्जर्वेशन किया कि देखो तुम एवरेज हो, मैं समझ गया हूँ। तो उन्हें एक बार मार्कशीट देखी, उन्हें देखा कि 2 विषय में बिल्कुल नंबर को छूते हुए नंबर आए हुए हैं, एक विषय में एक आध बार थोड़ा कुछ कम नंबर भी आ गए होंगे तो एक आध नंबर का ग्रेस मिल गया। मुझे याद है 8th 9th में कभी ग्रेस मिला होगा मुझे कि बोले तुमसे ये अंग्रेजी नहीं आती है, आज भी नहीं आती है बंधु, मैं आप लोग को सुन कर के थोड़ा थोड़ा सीखता रहता हूँ। और तो मैंने कहा 2 नंबर उसमें ग्रेस में मिल गए। तो वो बोलते हैं ये एवरेज है, कह दिया कि 3rd डिवीजन में पास होना लेकिन हो जाना। फेल हुए, नाम काटा, सीधे दुकान में। मेरे माइंड सेट किया हमने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को कि मुझे 3rd डिवीजन में लेकिन पास हो जाना है, फेल नहीं होना है। जैसे मैंने अपना माइंड सेट किया वैसे मुझे जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा समय मिलने लगा। नहीं तो स्कूल से 5 बजे आओ, खाना खाओ, पापा को छुट्टी दो और सीधे होमवर्क में लगो तो रात का 9 बजता था। उस प्रेशर से फ्री हुआ, आज लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ।
और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर के करते हैं, आईआईटी कंपटीशन फाइट करना है, ये करना है, वो करना है, वो कंपटीशन फाइट तो कर लेते हैं, 99.99% लेकर के आते हैं। इसको ADHD कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैं इसके बारे में पहले भी स्पीच दे चुका हूँ। हाइपर एक्शन एक डिसीज़ है कि हमारा बच्चा हमसे 3 गुना ज़्यादा कैसे हो गया है। वो कुछ हमारे भोजन के कारण, कुछ वातावरण के कारण वो डिसीज़ है। वो बच्चा बेचारा बीमार हो गया है जो 99.95% लेकर के आ रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा, वो बीमार है बच्चा। हमको लगता है कि हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड है, कई बार तो गर्व होता है ना कि अरे मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड कैसे हो गया, एक्चुअल में बीमार है। ये आक्रामक लोग जो होते हैं, जो 99.95% लेकर के आते हैं, ये अपने टाइम में जब डिप्रेशन में जाते हैं बंधुओं, तो सीधे सुसाइड करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, स्लीपिंग पिल्स खाएंगे, ड्रग्स लेंगे, कुछ करेंगे, ये 99.95% वाले लोग। लेकिन जो एवरेज बिलिंग वाले लोग होते हैं, इनके दिमाग का सौंदर्य खुला रहता है, बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को देखते हैं, रंगों की कीमत समझते हैं, भावनाओं की कीमत समझते हैं, शुद्ध भोजन के बारे में जानते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए उनमें उत्साह रहता है। पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में सिर्फ एक फीयरिंग कॉम्प्लेक्स रहता है कि ना जाने कब क्या हो जाएगा, कौन मुझे मेरी सीट से हटा देगा। तो वो हर बार किसी भी कंपनी में जाने के बाद उनको जॉब सर्च और स्विच, इसके अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। 6 महीने यहाँ जॉब किया, अब मुझे यहाँ से स्विच करना है। 3 कंपनी में स्विच किया, फिर सीधे US में गए, वहाँ स्विच करना है। और एक बार अगर मान लीजिए अमेरिकन एम्बेसी ने आपको फ्री कर दिया कि जितने भी इंडियंस हैं आप बाहर चले जाइए, सीधे टॉप 10 में आए। फिर महाराज मेरे लड़के ने IIT एग्ज़ाम दिए थे, अमेरिका में गया, अब वहाँ से जॉब फेल हो गया, अब वो डिप्रेशन में है, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं। आप बताइए महाराज, धम्मम शरणम गच्छामि। हमने कहा लास्ट में थोड़ा पहले आ गए होते, हम आपको बताते कि अपने बच्चे को IIT कराने से अच्छा है कि वो पता नहीं कहाँ खाएगा, क्या खाएगा, कैसे पिएगा। इससे अच्छा मेरा बच्चा है, हमारी ज़िंदगी है बच्चों, हम अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, साथ में रहेंगे ना, हम अपने मम्मी पापा के बीच में रह करके भी तो डेवलप हो सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थोड़ी कि हमें कोटा ही जाना है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम चाहें तो अपने घर के अंदर रह करके कोई स्किल को डेवलपमेंट करें जो आपके अंदर है। एजुकेशन शब्द ग्रीस भाषा के एजुकेसियो शब्द से बना हुआ है। एजुकेसियो शब्द कहता है उजागर करना। हमारे अंदर कोई चीज है, शिक्षक उसको दूर से देखता है, उसकी पारखी नजर है और देख करके बताता है तुम इस फील्ड में बाहर जाओ। तो मेरे अंदर के टैलेंट को जो बाहर दिखा दे उसको एजुकेशन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हमारे अंदर कोई टैलेंट है, उसको बाहर दिखा दे उसको एजुकेशन कहते हैं। और वो एजुकेशन, वो टैलेंट ऐसे डेवलप नहीं होता कि कोई दिखाएगा तो हम मान जाएंगे। उसको आपकी तालियों की गड़गड़ाहट और आपकी प्रशंसा की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। घर के अंदर आप किसी छोटे से बच्चे को, यहाँ पर इंदौर से मनीष जी बैठे हुए हैं, मैं शायद उनकी, मेरी दृष्टि नहीं जा रही, चाहे तो अगर सुन रहे हो तो मेरी बात तो खड़े होकर के अपना उपस्थिति दिखा सकते हैं कि वे मनीष जी थे। तो छोटी सी बच्ची थी, उन्होंने अपनी बच्ची को, लोकप्रिय नाम है उसका, उसको डेवलप किया छोटी सी उम्र में कि बेटे तू बहुत अच्छा गाती है, बेटे तू बहुत अच्छा गाती है। क्या मतलब प्रशंसा का क्या खेल होता है कि जब उन्होंने अपने बच्चे को डेवलप किया कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, तो उसके अंदर की लता मंगेशकर उठ करके बाहर चली आई। और धीरे धीरे जब बहुत अच्छे सितार वादक के, तबला वादक के हाथों में उन अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए 3, 4, 5 साल सौंपा, तो आज वो क्लासिकल की इतनी बड़ी सिंगर हो गई है, छोटी सी उम्र में भी। 17-16 साल की उम्र है, 17 साल की उम्र में। लेकिन जब वो गाती है, जब वो कुछ बोलती है, जब वो अपने पूरे उसमें बैठती है, तो लोग उसको सन्न होकर के चुपचाप सुनते हैं। इसको हमने उनसे पूछा कैसे डेवलप किया? बोले महाराज, दुनिया में अगर अपने बच्चे को ऊंचा उठाना है तो आपको उसकी प्रशंसा जरूर जरूर और जरूर करनी पड़ेगी। और छोटी सी उम्र में, 5वीं 7वीं 8वीं क्लास की उम्र में, आप अपने बच्चे से कितनी बार ये शब्द आपने कहा है कि तुम गधे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा? आप बताइए, ऐसा कोई पुण्यात्मा बोले कि हमने अपने बच्चे को कभी जीवन में गधा नहीं बोला है? कोई एक व्यक्ति बता दे। आप सोचिए,
कि कितनी कितनी बार जब हम अपने बच्चे को, जब पिता उसका मोरल डाउन करता है, जब उसके फैमिली मेंबर्स उसका मोरल डाउन करते हैं इस बात को लेकर के कि तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी बात, तुम ये फालतू की बात मत करो, पढ़ाई में मन लगाओ। फिर तीसरी बात, सामने से वाले बोले तुमको जब देखो तब तुम पैसा बर्बाद ही करते रहते हो। फिर तुमसे ज़्यादा गया बीता मैंने इंसान नहीं देखा। 5th क्लास की उम्र तक आते आते बच्चा 50,000 बार अपने पिता और माँ और फैमिली मेंबर्स के मुख से इस तरीके के नकारात्मक शब्दों को सुन चुका होता है। उसके बीच में उसको अपना हौसला उठा करके इस मंच तक बैठने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये बच्चा जानता है बंधु। एक बेहतरीन दिन बनाने के लिए पूरी रात लगती है और तुमको ये आसान बात लगती है। कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति बंधु, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो डेवलप है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसको आज फेम मिला हुआ है, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, गुरुदेव हो, या फिर सुधा सागर जी महाराज हो, प्रमाण सागर जी महाराज हो, वीर सागर जी महाराज हो, चाहे कोई प्रतिष्ठाचार्य हो, चाहे वो विनय भैया जी हो, चाहे अविनाश भैया जी हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे व्यक्तियों ने लगता है ना कि अचानक सीधे स्वर्ग से उतरे हो, सीधे आके यहीं सीट पे बैठ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है बंधुओं। 20-20 साल तक अपनी फील्ड में अपनी रात को जगा करके इन्होंने अपना वर्क किया है। एक एक मंत्र के शुद्ध उच्चारण के लिए जब व्यक्ति ने 50 बार ये शांति धारा मंच में पढ़ना आसान बात है, इसके पहले कमरे के अंदर बैठ करके कितनी बार शांति धारा पढ़ के शांति धारा की मंत्रों के शब्दों को सिद्ध करा है, उसकी शुद्धि करी है। उसके बाद शांति धारा का हुनर इस गले में जाकर के बैठा कि हम बोलते हैं और फायदा आपको मिलता है। हर साधु सिर्फ किताब हाथ में दे दी और हम यहाँ पे आकर के बोलने लगे, ऐसा नहीं है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपना पूरा दिन बनाने के लिए एक रात लगती है। तुमको ये आसान बात लगती है, ये तुम्हारी गलती है। आपसे भी कहना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम रात को 9 बजे के बाद सो जाएंगे और सुबह 9 बजे उठेंगे और फिर ज़िंदगी में बहुत बड़ा फेम हासिल कर लेंगे, जो जिनकी दिमाग में डेवलपमेंट, जिनका पैशन होता है, उनके लिए दिन 24 घंटे का हुआ करता है बंधु, 8 घंटे का दिन नहीं हुआ करता। और 24 घंटे के दिन वाले लोग जानते हैं कि मुझे कितनी देर सोना है और कितनी देर वर्किंग करनी है। 18 से 20 घंटे की उनकी वर्किंग होती है, 4 से 5 घंटे की रेस्टिंग, खाना पीना, शरीर, इन सब की भावनाओं में वो काम करके जब अपने आप को डेवलप करते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति विश्वबंद जगत गुरु गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में अवतरित होता है बंधु। आपको लगता है कि वो पूर्व जन्म के त्यागी और वैरागी हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि उनके गुरु में और उनमें जमीन आसमान का अंतर था। उनको मारवाड़ी आती थी, इनको कन्नड़ आती थी, हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी। अभी अभी थोड़ा गुरुदेव पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में बहुत साफ सुथरी हिंदी बोल रहे हैं, नहीं तो इसके पहले गुरुदेव भी हैं को हाँ कहते थे। तो कई बार होती में और होते में अंतर नहीं, रात हो गया, अब ऐसा बोलते थे तो अपन बोलते नहीं रात हो गई, गई कि गया बोले समझ में नहीं आता प्रोनाउंसिएशन में कहाँ पे गया लगाना है, कहाँ पे गई लगानी है। तो जब गुरुदेव से गुरुदेव के बीच की जब कनेक्टिविटी बनी, उसके बीच में भाषा काम नहीं आई, उनके बीच में भाव काम आया। कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब गुरुदेव के अंदर वो बात रखी कि तुम्हें ये सब समझना है और करना है, उसके बाद शिष्य ने इतनी जबरदस्त मेहनत करी कि 24 घंटे के दिन में 20 घंटे तक वो निरंतर पुस्तक उठा करके पढ़ते थे। छोटा सा दिया मिलता था शुद्धगी का जला हुआ, और उसमें उन्होंने पूरी कातंत्र रूप माला अपने दिमाग में याद कर ली, स्तोत्र पाठ याद कर लिए। और जब कभी अचानक भी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि आपसे कुछ आता है, बोले आप जैसा बोले हम वैसा करके बता दें। पहली बार आचार्य शांति सागर जी महाराज की जब पुण्य स्मृति मनाई जा रही थी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में, तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये रचना जो है वो विद्यासागर महाराज जी से आप बोल दीजिए तो वो कर देंगे। तो वो वहाँ पे जाकर के उनने जब पहली बार आचार्य शांति सागर जी महाराज का शांताष्टकम बना करके उनके सामने रखा कि शांति सागर जी महाराज की स्तुति बनाई, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बहुत खुश हुए। लेकिन इसके पीछे मेहनत काम करती है बंधु। कोई भी सफल व्यक्ति, किसी को भी आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि जितने बड़े जो फेम में, मतलब आपके मीडिया में जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स दिखते हैं, ये स्टार्स की ज़िंदगी भी बहुत सामान्य नहीं होती।
ये 18 घंटे 20 घंटे जिम में काम करते हैं, एक्टिंग स्कूल में काम करते हैं, प्रैक्टिशनर के साथ में रहते हैं, फिजिक मेंटेन करते हैं, अपना स्टेटस चेहरा मेंटेन करते हैं, फिर जाकर के 2.5 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए स्क्रीन के सामने आते हैं। स्क्रीन के सामने आने पर जब इनको 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ की इनकी मूवी सफल होती है, उसके पीछे इनकी 15-15 20-20 घंटे की आर्टिस्ट की मेहनत भी होती है बंधुओं। हर आदमी आर्टिस्ट है, आपको अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो अभी 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको माता पिता सबसे पहले अंदर ही अंदर ये बताएं, वो ऑब्जर्वेशन करें कि मेरा बच्चा एवरेज है, मेरे बच्चे को हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों में से किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। टीचर्स को बाद में पता चलता है, माँ को पहले पता चलता है। अभी एक फाइजर कंपनी के एक बहुत बड़े आईआईटी जो थे वो हमारे पास आए, गुप्ता जी हैं, मनीष गुप्ता जी। बहुत पहले से मिलना जुलना होता था क्योंकि मेरे साथ में भी पढ़े हुए हैं। तो मनीष गुप्ता जी आए तो हमने उनसे पूछा कि क्या कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा महाराज श्री, अगली आने वाली जनरेशन में सबसे ज़्यादा स्कोप संस्कृत का है। हमने कहा संस्कृत का क्यों है? वो बड़ी साफ साफ बात कहते हैं कि जो भाषा लुप्त होने लगती है उस भाषा की कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। अभी लोग अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, रशियन की तरफ भाग रहे हैं, फ्रेंच की तरफ भाग रहे हैं, और संस्कृत धीरे धीरे जो लुप्त होती जा रही है, तो उस लुप्त होती भाषा को डेवलप करने के लिए अगले 10 साल बाद आपको किसी ग्रंथ को पढ़ना या पढ़ाना होगा। तो संस्कृत का कोई प्रोफेसर अगर ये कह दे कि हमें एक बार के पढ़ाने के 50,000 रुपये लूँगा, तो लोग उसको 50,000 रुपये दे करके भी 1 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये हम वर्तमान में देख भी रहे हैं बंधुओं। एक ग्रंथ का जिसमें करीब 50 से 55 सर्ग हैं, उसका अनुवाद करने के लिए किसी को दिया, टीका लिखने के लिए, एक सर्ग का अनुवाद करने की क्या कीमत हो सकती है, आप बताइए। क्या कितनी कीमत देंगे? मान लीजिए 25 पन्ने की कोई श्लोक है, सुभाषित है, उसको हम अनुवाद करके उसकी टीका लिखने के लिए बोल रहे हैं। आपको लगता है कि 25 पन्ने को फ्रेयर करके उसके बदले में 50 पन्ने लिखने के कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए ले सकता है, 25 लाख रुपए ले सकता है? ऐसा लगता है? लेकिन ऐसा होता है बंधुओं। जब हमको बड़ा काम कराना पड़ता है तब भाषा की बहुत बड़ी कीमत है। आज मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर आपका बच्चा छोटी उम्र का है तो आप शुरुआत से उसको सिर्फ एक चीज सिखाइए, मात्र संस्कृत। क्यों सिखाइए संस्कृत? क्योंकि ब्रूसली से मैंने एक चीज बहुत अच्छे से सीख ली है। ब्रूसली के मास्टर, जब ब्रूसली अपने मास्टर के पास गया और उससे कहा कि मुझे कुंग-फू सीखना है, तो मास्टर ने जाकर के ब्रूसली के पूरे फिजिक को ऐसा एक बार टच किया, और टच करने के बाद ब्रूसली के बारे में पता चल गया कि जो ब्रूसली है वो एक तरफ से पैरालाइज्ड है। ब्रूसली का सिर्फ एक हाथ काम करता था, दूसरा हाथ काम नहीं करता था, इसलिए ब्रूसली हमेशा एक हाथ पीछे रखता था। आप कभी देखिएगा, अभी मेरी बात सुनने के बाद आप उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो उसके मास्टर ने बोला कि तुमको क्या सिखाएंगे, तो उसको सिर्फ एक फन सिखाया, सीधा हाथ चलाना। बाएं हाथ में पैरालाइज था, सीधा हाथ चलाना सिखाया। सुबह से लेकर शाम तक एक हाथ, 3 महीने तक एक हाथ, 6 महीने तक एक हाथ, 2 साल तक एक हाथ। और जब नेशनल स्टैंडर्ड का जब कंपटीशन होना था तो उसने अपने बहुत सारे ऑलराउंडर्स को हटा करके वो पैरालाइज्ड ब्रूसली को सामने खड़ा कर दिया। और ब्रूसली को सामने खड़ा करने के बाद मास्टर कहते हैं, ब्रूसली कहता है कि मैं इतना बड़ा कंपटीशन कैसे जीतूंगा, इनके पास तो सारे हुनर आते हैं और मेरे को सिर्फ एक हुनर आता है। तब उसके मास्टर कहते हैं, वो सारे हुनर को तो जानता है, लेकिन तुम एक हुनर में मास्टर हो, तुमको इस हुनर में कोई नहीं हरा सकता है, इसी हुनर से तुम डेवलप होगे। और ब्रूसली ने सिर्फ एक हुनर को सीख करके उसी तरीके से फाइट करी, और ब्रूसली पूरी की पूरी रेसलिंग टीम, वो जो जंप थी, उसको जंप करके उसका मास्टर बन करके, विनर बन करके सामने आ गया। हम आपसे कहना चाहते हैं, बच्चों से भी कहना चाहते हैं इस बात को कि आप 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो आप एक सब्जेक्ट के ऊपर परमानेंटली फोकस करिए। आप हिंदी के ऊपर फोकस करिए, आप संस्कृत के ऊपर फोकस करिए, अंग्रेजी के ऊपर फोकस करिए। आप किसी एक सब्जेक्ट में भी मास्टर बन जाएंगे तो आपका वैल्यू समान लोगों की वैल्यू से बिल्कुल हट करके होगा। 2 अलग अलग पक्ष है बंधुओं। एक पक्ष है जो वेल मेंटेन होकर के सीए बन करके जो लोग बैठे हैं, वो हो सकता है मेरी बात का समर्थन ना करें, लेकिन सीए बनने करके बैठे हुए लोगों की संख्या निश्चित, लेकिन सीए फेलियर्स की संख्या अनिश्चित है बंधुओं।
और फेलियर्स में हम शामिल हैं, तो हम दुनिया को अपनी दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम सबका नो हाउस, हमारा टैलेंट, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा बैक सपोर्ट, हमारा टैलेंट, ये सब कुछ अलग अलग है। अलग अलग बैकग्राउंड से हम अपने आप को बिलोंग करते हैं। तो फिर हम जिस चीज़ को बिलोंग करते हैं हम उस स्टैंडर्ड से बताते हैं। आप सफल को हो सकर के लोगों को बोलते होंगे, लेकिन एक फेलियर अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करता है, ये कोई मुझसे अच्छा क्या सीख सकता है। कि मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जब वक्त आता है तो पहला क्वेश्चन पेशेंस कैसे रखा जाता है। ज़्यादा दिमागदार लोग, अक्लमंद लोग कितनी बार अकल बंद हो जाते हैं, ये हमने अपने जीवन में खुद देखा है और आज भी देखते हैं। अभी की बात है, भोपाल की ही एक बच्ची आई थी जिसने का मेंटल डिसऑर्डर चला गया। क्यों? क्योंकि जहाँ जॉब करते थे जॉब वालों ने सिर्फ 30 दिन के लिए बाहर कर दिया। इतने में यहाँ गर्मी बढ़ गई। आप लोगों के दिमाग में गर्मी ना बढ़े, ज़्यादा बोलने से भी गर्मी बढ़ती है। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ? ज़्यादा बोल रहा हूँ? आप लोगों को कोई क्वेश्चन उठ रहा है मेरी बात से? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? कि हमने संतानें किसी की एजुकेशन फैक्ट्री को चलाने के लिए पैदा नहीं करी थी, और हमने पैसा इसलिए नहीं कमाया था कि MBA के बहाने हम सारा पैसा सामने वाली कंपनी को देते रहेंगे। इससे अच्छा है कि परंपरागत व्यवसाय में अपने बच्चे का प्रवेश कराइए। मान लीजिए आपका किराने की दुकान है, तो बच्चा किराने की दुकान खोले, हाँ उसको मॉडर्नाइज करे, कंप्यूटर एजुकेशन ले, BA करे, MBA करे, CA CFA करे, कोई बात नहीं है, लेकिन लौट करके बिजनेस सेक्टर पे वापस आए और अपने पापा का बिजनेस संभाले। उसको आप ऑनलाइन करिए, उसको आप डेवलप करिए, उसको मॉल में एक्सचेंज करिए, क्योंकि वो आपके ब्लड में है। कुछ एजुकेशन आपके ब्लड में बाय बर्थ आपको जेनेटिकल मिली हुई है। आप वो जेनेटिकल जो आपकी जो एजुकेशन है आप उस पर फोकस नहीं करके, अब एक डॉक्टर का लड़का बोले कि मुझे स्पाइस जेट चलाना है, तो सोचो अपने आप को मोड़ने में कितना मुश्किल होता है। जबकि उससे बोलो क्यों एनेस्थीसिया, बोले क्या तुम डॉक्टर की बात कर रहे हो, हमसे बताओ, अभी हम ही लगाते थे, हम रोज देखते हैं, तो वो लगा भी देता और ऐसा होता भी है। कंपाउंडर की जो जॉब है कई बार डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी चलती है। बोले भैया डॉक्टर साहब को कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन एक कंपाउंडर को हाथ एक नंबर है, जो प्रिस्क्रिप्शन में जो चीज़ लिख देती है वो हो जाता है। आप उसको झोला छाप कहते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की सक्सेस होने की संख्या लेवल बहुत ऊपर है बंदो, बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन उठता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अपने शब्दों को विराम देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अपने बच्चे का माइंड सेट करिए, अपने बच्चे को आप खुद ऑब्जर्वेशन करिए। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये जो मार्कशीट मिलती है ना, ये सारी मार्कशीट्स में जो भी नंबर्स मिलते हैं, जिसमें आप कभी डिक्टेंशन में आ जाते हैं, कभी आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है, फिर कभी आप फेल हो जाते हैं, आपका बैक लग जाता है, ये आपका परमानेंटली एवोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी एवोल्यूशन है। किसी व्यक्ति ने आपको टेम्परेरी ऑब्जर्व करके बताया है कि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। आपने अगर कोई कंपटीशन में मार्कशीट में फेल हो गए हैं, इसलिए आप लाइफ में भी फेल हो जाएंगे, इस भरोसे मत रहना। मार्कशीट में फेल होने वाले कई लोग जो हैं वो लाइफ में हार्डली सक्सेस दिखाई देते हैं, लेकिन हार्ड वर्किंग जो है हर सफल आदमी की जिंदगी का राज है बंधुओं। कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है 24 घंटे। इवन हम जैसे लोग भी, चाहे मैं हो, चाहे महाराष्ट्री हो, चाहे निर्मला सागर जी महाराष्ट्री भी हो, हम लोगों की ज़िंदगी में 8 घंटे का दिन नहीं होता है। जब हम 7 बजे पब्लिक को ऑफ करते हैं, उसके बाद भी हमारी ज़िंदगी में 5 घंटे का काम बचता है। उसके बाद नींद की आगोश में थोड़ी देर के लिए शरीर को छोड़ते हैं और सुबह से फिर हार्ड वर्किंग करते हैं, तब जा कर के पूरी दुनिया को ऐसे संदेश देने की सामर्थ्य इस दिमाग में पैदा होती है। ये सिर्फ बैठ करके कुछ भी नहीं होता है। जिन लोगों ने मुझे करीब से देखा है वे मुझे जानते हैं कि महाराज जी जो बोल रहे हैं वो अनुभव और सत्य से बोल रहे हैं।